हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी जो लुसेंट के हैं, जो 1 से लेकर 20 चैप्टर तक करवा दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं 21 से। ठीक है, प्रमुख पदाधिकरण सबसे पहला है उप प्रधानमंत्री। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं है? तो उप प्रधानमंत्री के। उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था को कमजोर करती है। तीसरा है कि भारतीय परिस्थिति में उप प्रधानमंत्री का प्रयोग प्रतियोगी होता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। पांचवा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान दो उप प्रधानमंत्री के साथ नियुक्त हुए थे? तो मोरारजी देसाई। 6 नंबर है कि 1967 से 1969 के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? तो यह हो जाते हैं चौधरी चरण सिंह और बाबू जगजीवन राम। 7 नंबर है कि संवैधानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो उप प्रधानमंत्री निम्न में से किसके समकक्ष होते हैं? तो कैबिनेट मंत्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक कितने व्यक्ति भारत के उप प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं? तो 7। 9 नंबर है कि उप प्रधानमंत्री के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? तो यह संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान नहीं है और न ही संवैधानिक मान्यता है। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो बी डी जत्ती नहीं रहे, सरदार पटेल और LK आडवाणी और चरण सिंह। ठीक है, अब आते हैं दूसरा है कि विपक्ष के नेता। ठीक है, विपक्ष के नेता। पहला क्वेश्चन है कि लोकसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या कम से कम कितने प्रतिशत होनी चाहिए? तो यह हो जाता है 10%। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में मान्यता प्राप्त विरोधी दल के नेता को निम्नलिखित में से किसके समान सुविधा और मान्यता प्रदान की जाती है? तो यह हो जाता है कैबिनेट मंत्री के। लोकसभा का विरोधी दल के पहले मान्यता प्राप्त नेता थे तो राम शुभम सिंह। 4 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो यह हो जाता है कमला त्रिपाठी। 5वां नंबर है कि किस व्यक्ति को सर्वप्रथम 1977 में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता मिली तथा कैबिनेट मंत्री के समान वेतन आदि दिया गया? तो YB चौहान। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा में विरोधी दल के नेता पद पर कभी नहीं रहे? तो मनमोहन सिंह। ठीक है, अब आते हैं तीसरा नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष। चैप्टर नंबर 3 है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो यह होता है लोकसभा के सदस्य। लोकसभा स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। तीसरा नंबर है कि लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो यह होता है राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस रूप में शपथ लेते हैं? तो लोकसभा के आम सदस्य के रूप में। लोकसभा अध्यक्ष को पद की शपथ ग्रहण कौन कराता है? तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होती है। 6 नंबर प्रश्न है कि आम चुनावों के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष तो लोकसभा का ज्येष्ठतम सदस्य होता है। जो सदस्य लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं तो लोकसभा के। 8वां नंबर है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना पद कब खाली करता है? तो अगली लोकसभा के गठन के बाद। 9 नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को। 10 नंबर है कि लोकसभा के अध्यक्ष को किस प्रकार के पद से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा साधारण बहुमत से संकल्प पारित कर।
11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष को प्रति माह वेतन कितना रुपया मिलता है? तो 1,25,000 अब बढ़ा दिया गया है। ठीक है। 12 नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यह, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देना होगा। 13 नंबर है कि निर्णायक मत देने का अधिकार है तो लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा के अध्यक्ष को केवल टाई रहने पर मत देने का अधिकार है। लोकसभा का अध्यक्ष किसको संबोधित लेख के द्वारा अपना पद त्याग सकेगा? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष। 16 नंबर है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों पद रिक्त होते हैं तो सदन के बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो सदन द्वारा अनुमोदित चेयरपर्सन के पैनल से प्रथम सदस्य। 17 नंबर है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के अधीन है तो लोकसभा अध्यक्ष के। 18 नंबर है कि संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष होता है? तो नियम समिति। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा में गणपूर्ति कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? तो उपयुक्त में से कुछ भी। ठीक है। सदन का स्थगन या सदन का निलंबन। ठीक है। 22 नंबर है कि लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? तो यह होता है अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन में किसी विधेयक पर निर्णायक मत देने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा अध्यक्ष के। इसका निर्णय कौन करता है कि कोई विधेयक है अथवा नहीं? तो यह लोकसभा के स्पीकर। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। 26 नंबर है कि लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के एवं नियंत्रण में कार्य करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। 27 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकारों में नहीं है? तो वाद विवाद एवं मतदान में भाग लेना नहीं है। 28 नंबर है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। भारत में लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। 30 नंबर है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। 31 नंबर है कि संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो यह राष्ट्रपति। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जे.बी. मौलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह हो जाता है जे.बी. मौलंकर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था? तो यह नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है। प्रथम स्पीकर किसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो जे.बी. मौलंकर के। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर 2 अवधि के लिए निर्वाचित नहीं हुए? तो यह बलिराम भगत नहीं थे, बाकी सब थे। जी.एम.सी. बलियोगी, बलराम जाखड़ और एन. संजीव रेड्डी। ठीक है। 37 नंबर है कि लोकसभा के पिता के रूप में कौन पिता के रूप में जाने जाते हैं? तो जे.बी. मौलंकर। ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो यह नीलम संजीव रेड्डी। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन होता है? तो अनंतशयन अय्यर।
निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं रहे? तो के सुंदरम नहीं रहे, बाकी सब थे। बलिराम भगत और GS ढिल्लो और हुकुम सिंह थे। 41 नंबर है कि निम्नलिखित लोकसभा के अध्यक्षों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो बलराम जाखर। 42 नंबर है कि अपने पद पर रहते हुए दिवंगत होने वाले प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे तो GMC बलियोगी। 43 नंबर है कि यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसा निर्णय होगा? तो लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देगा। 44 नंबर है कि लोकसभा का अध्यक्ष सदन में विधेयक या संकल्प पारित होने की प्रक्रिया के दौरान क्या मतदान करता है? तो किसी प्रश्न पर पक्ष एवं विपक्ष में समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत। 45 नंबर है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए अध्यक्ष द्वारा कितने सभापति की नामावली तैयार की जाती है? तो 6। 46 नंबर है कि भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद की स्थिति निम्न में से किसके समान है? तो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की। 47 नंबर है कि लोकसभा में विपक्ष के किसी दल के नेता के रूप में मान्यता किसके द्वारा दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष की। 48 नंबर है कि राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव होता है तो लोकसभा महासचिव। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा भेज सकता है तो उपाध्यक्ष को। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? तो यह PM संगमा। भारतीय संसद की लोक समिति के अध्यक्ष की कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। 52 नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जाता है यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। 53 नंबर प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है तो लोकसभा के सदस्यों के द्वारा। 54 नंबर प्रश्न है कि भारत में किस विधेयक को धन विधेयक कौन पारित करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन एक अबाधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा? तो अनुच्छेद 100 में। 56 नंबर प्रश्न है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका विनिश्चय अंतिम रूप कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। 57 नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आते हैं 4 नंबर के महानवादी। ठीक है, महानवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महानवादी। दूसरा नंबर है कि भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। तीसरा है कि भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? तो अटॉर्नी जनरल, महानवादी। 4 नंबर है कि भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो भारत का अटॉर्नी जनरल। 6 नंबर है कि संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? तो भारत के महानवादी। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग तो ले सकता है किंतु मतदान नहीं कर सकता है? तो महानवादी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने एवं अन्य कार्यवाही में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? तो भारत के महानवादी। क्या भारत के महानवादी संसद के किसी
किसी भी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है? तो हाँ। निम्नलिखित में से किसको हटाने का अधिकार संसद को नहीं है? तो भारत का महानवादी। भारत के महानवादी कब तक अपना पद धारण करता है? तो भारत राष्ट्रपति के प्रमदर्शन पर। नेक्स्ट है कि भारत के महानवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसे संसद की कार्रवाई में भाग लेते समय मतदान के अधिकार प्राप्त होता है, ये नहीं है। बाकी सब है। वह भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसे भारत के समस्त न्यायालयों में सरकार का पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार होता है। वह संसद में अथवा संसद के किसी भी बैठक में भाग ले सकता है। 13 नंबर है कि भारत के महानवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह हो जाता है 1 और 2 दोनों सही हैं। यह हो जाता है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, उसमें वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न है कि महानवादी की प्रति माह वेतन कितना मिलता है? तो 90,000। अब बढ़ गया है। ठीक है, बढ़ गया होगा, देख लीजिएगा। 15 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महानवादी की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 76। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, तो यह महानवादी। 17 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को संसद के सदस्य होने पर भी उसे संबोधित करने का अधिकार है? तो यह अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 18 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो लोकसभा के भारत के महानवादी। ठीक है, भारत के महानवादी। नेक्स्ट है कि भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत के महानवादी। भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी भारत के महानवादी। 20 नंबर है कि सदस्य न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन सा संसद के किसी भी सदन में कार्रवाई में हिस्सा ले सकता है और मत देने का अधिकार के बिना? महानवादी। नेक्स्ट है कि 5 नंबर सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट जनरल में मुख्य सत्कर्ता आयुक्त। ठीक है, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है तो एक प्रशासनिक अधिकारी। दूसरा नंबर है कि कानून विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो एडवोकेट जनरल। तीसरा नंबर है कि प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के। 4 नंबर है कि किस राज्य के उच्चतम विधि अधिकारी होता है? तो एडवोकेट जनरल। 5 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे राज्य विधानमंडल के सदनों की कार्रवाई में भाग लेने और बोलने का अधिकार है किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो महाधिवक्ता। ठीक है। 6 नंबर है कि मुख्य सत्कर्ता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। 7 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो न तो एक और न ही दोनों सही है, दोनों नहीं सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? तो यह संभागायुक्त। ठीक है, संभागायुक्त। जिला कलेक्टर संभागायुक्त के अधीन कार्य करते हैं। 9 नंबर है कि भारत सरकार का सर्वोच्च शासनीय अधिकार कौन सा है? तो भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। 10 नंबर है कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी निम्नलिखित में से कौन होता है? तो एडवोकेट जनरल। ठीक है, अब आते हैं 6 नंबर नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। पहला क्वेश्चन है कि भारत में संपरीक्षा एवं लेखा प्रणाली का प्रधान कौन होता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। दूसरा नंबर है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रण करने का शक्ति किस में निहित होता है? तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। तीसरा नंबर है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकार है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। 4 नंबर है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है? तो संघ तथा राज्य सरकार के लिए।
5 नंबर है कि लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है, तो कार्यपालिका के। 6 है कि भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 7 नंबर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के पद सृजन किया जाता है, तो संविधान के द्वारा। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सेवानिवृत्त होते हैं, तो नियुक्ति के 6 वर्ष बाद एवं 65 वर्ष की आयु होने पर। ठीक है। 10 नंबर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो यह अनुच्छेद 148 के तहत। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है, तो भारत के संसद के दोनों सदनों में संबोधन में उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की पद मुक्त किया जाता है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है। किन आधारों पर दोष सिद्ध होने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को पद से हटाया जाता है, तो उपयुक्त दोनों कदाचार और अक्षमता। ठीक है। 14 नंबर है कि निम्नलिखित में से सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है, तो कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल। 15 नंबर प्रश्न है कि किस सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया, तो AK चंदा। ठीक है। AK चंदा। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है, तो राष्ट्रपति को। 17 नंबर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है, तो लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और नियंत्रक के रूप में कार्य करता है, तो लोक लेखा समिति। 19 नंबर है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक CAG के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही नहीं है, तो केवल एक। ठीक है। CAG के लेखा समिति की बैठक में भाग लेता है, ये सही है खाली। ठीक है। नेक्स्ट है कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक के द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदार निम्नलिखित में से किसकी है, तो संसद को। 21 नंबर है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक पद पर ग्रहण के पूर्व शपथ लेता है, तो हाँ। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति लोकसभा के व्यय की निगरानी के संसदीय प्रभारी के रूप में की जाती है, तो नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, अपने पद से उसे हटाया जाता है, तो संसद के दोनों सदनों को संबोधन पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का कंसोलिडेटेड फंड का नियंत्रक पर्यवेक्षक करता है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। 25 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षण का कार्य नहीं है, तो रक्षा लेखकों का संकलन करना। 26 नंबर प्रश्न है। ठीक है। अब देखते हैं, अब चैप्टर नंबर 22 आ गया, संसदीय समिति। ठीक है। संसदीय समिति। पहला क्वेश्चन है कि भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली का शुरुआत कब किया गया था, तो यह 1991 में। भारत के संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर की जाती है, तो संसद की नियमन समिति पर। संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समिति ने कार्य करना शुरू किया था, तो 17। संसद के कितने प्रकार की समिति होती है, तो उपयुक्त दोनों, अस्थायी समिति और तदर्थ समिति।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है, तो उपयुक्त सभी प्रकल्प समिति, लोक लेखा समिति और नियमन समिति। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन तटस्थ समिति है, तो प्रवर समिति। किस समिति को अस्थायी मितव्यक्तिया समिति भी कहा जाता है, तो प्रकल्प समिति। प्रकल्प समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्यीय प्रकल्प समिति संसद के किस सदन की समिति होती है, तो लोकसभा की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो प्रकल्प समिति। प्रकल्प समिति का क्या कार्य है, तो उपयुक्त बी और सी दोनों। देश के आर्थिक स्थिति पर संसद में अधिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, और दूसरा है कि संसद के प्रकरणों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। 12 नंबर है कि प्रकल्प समिति के सदस्य हैं, तो लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से वह समिति कौन सा है कि जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है, तो प्रकल्प समिति। नेक्स्ट है 14 नंबर कि निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्य के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो प्रकल्प समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो यह 22, ठीक है, 22 सदस्य होते हैं। 15 गो लोकसभा से और 7 गो राज्यसभा से। लोक लेखा समिति में लोक लेखा और राज्यसभा के क्रम से कितने सदस्य होते हैं, तो 15 और 7। लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं तो संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। लोक लेखा समिति में 15 गो लोकसभा से, 7 गो राज्यसभा से। भारत में संसदीय समिति में से निम्न में से कौन सा एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है, तो लोक लेखा समिति। 20 नंबर है कि सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो 7। भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करता है, तो लोक लेखा समिति। 22 नंबर है कि परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्यों का नियुक्ति किया जाता है, तो लोक लेखा समिति। 23 नंबर है कि किस संसदीय समिति को प्रकल्प समिति के जुड़वा बहन कहा जाता है, तो लोक लेखा समिति। 24 नंबर है कि निम्नलिखित में से वह पदाधिकारी कौन सा है जो भारत की सांकेतिक निधि से राज्यों के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाला सिद्धांतों की सिफारिश करता है, तो लोक लेखा समिति। 25 नंबर है कि संसद के कौन सा समिति नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदन की समीक्षा करती है, तो लोक लेखा समिति। 26 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषयगत समिति है, तो उपयुक्त सभी। कृषि समिति, पर्यावरण एवं वन समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समिति के लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 होते हैं, तो उपयुक्त सभी। सरकारी उपक्रम समिति के और लोक लेखा समिति के, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति के, ठीक है, सभी के। निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है, तो उपयुक्त सभी। प्रकल्प समिति के और सरकारी उपक्रम समिति के और लोक लेखा समिति के। 29 नंबर है कि लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का प्रतिवेदन अध्यक्षता होता है, तो नियम समिति के। 30 नंबर है कि विधेयकों पर प्रवर समिति में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो कोई निश्चित नहीं है। 31 नंबर है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं, तो यह 20 और 10 है। संसद के समिति के सदस्य हैं तो अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन के द्वारा अपने सदस्यों के मत से निर्वाचित किए जाते हैं। 33 नंबर है कि संसदीय समिति का गठन का उद्देश्य है तो उपयुक्त सभी विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना
तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना और संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। 34 नंबर है कि संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो यह 45 है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है, तो यह 30 और 15। कुल 17 संसदीय समिति में से कितने समिति के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं, तो 11। संयुक्त परिवार समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो यह 45 है। संयुक्त परिवार समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो लोकसभा के 30 और राज्यसभा के 15। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है, तो कार्य सलाहकार समिति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है तो लोकसभा अध्यक्ष को। 41 नंबर प्रश्न है कि इसका मिलान करना है, ठीक है। संसदीय समिति परिवार समिति होता है, परिवार समिति होता है तो वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देना। दूसरा है कि लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति होता है सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं, इनका समीक्षा करना। प्रकल्प समिति होता है कि बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। 42 नंबर है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसकी सौंपती है, किसे सौंपती है, तो लोकसभा अध्यक्ष को। 43 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। 44 नंबर है कि प्रकल्प समिति का सदस्य है तो केवल लोकसभा में चुने जाते हैं। 45 नंबर है कि भारतीय महानियंत्रक एवं महालेख परीक्षक किसके लिए एक मित्र और दार्शनिक एवं मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, तो प्रकल्प समिति। 46 नंबर है कि भारत में संसद की वित्तीय समिति निम्नलिखित में से कौन सी है, तो यह हो जाता है लोक लेखा समिति, प्रकल्प समिति और लोक उपक्रम समिति। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 23 सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। पहला है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, तो यह भाग 5। ठीक है, भाग 5। दूसरा है कि संसद में व्याख्याकरण और संरक्षण कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। और निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1973। ठीक है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। एक मिनट। तीसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अधिकार कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय। चौथा है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो यह हो जाता है रेगुलेटिंग अधिनियम 1773। 5 नंबर है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन। 6 है कि मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितनी न्यायाधीश की व्यवस्था थी, तो यह हो जाता है 7। 7 नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितनी न्यायाधीश की प्रावधान की गई है, तो यह हो जाता है 30। ठीक है, 8 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है, तो यह हो जाता है संसद के पास। 9 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए, तो यह हो जाता है उपयुक्त में से कोई भी। ठीक है, पहला है कि वह किसी एक या अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो,
वह किसी एक या एक से अधिक न्यायालय में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या वह एक परंपरागत विविधता हो। ठीक है। 10 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो यह हो जाता है राष्ट्रपति। 11 नंबर है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो यह होता है राष्ट्रपति। भारत के कार्यवाही मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो यह हो जाता है राष्ट्रपति। 13 नंबर है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके परामर्श पर करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से। 14 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से है, तो यह फ्रांस की। ठीक है। 15 नंबर है कि भारतीय संविधान के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, तो इनमें से सभी सर्वोच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय और जनपद एवं सत्र न्यायालय में। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ में न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब यह हो जाता है डी। ठीक है। न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीश का कोरम गणपूर्ति नहीं होता है। 17 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कौन कर सकता है, तो यह राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। 18 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए, तो यह हो जाता है 10 वर्ष। यह हो जाता है 10 वर्ष। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद आधारित रहते हैं, तो 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्य करता है, तो यह इनमें से कोई नहीं। ठीक है। इनमें से 21 हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। 22 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित अधिकारों पर हटाया जा सकता है, तो उपयुक्त दोनों कदाचार और असमर्थता के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार और असमर्थता के प्रमाणित आधारों पर संसद किस तरह महाभियोग का प्रस्ताव पारित कर सकता है, तो यह हो जाता है सी। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या, बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान होने वाले संसदों के 2/3 बहुमत प्रस्ताव द्वारा। 24 नंबर प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युत का आदेश कौन जारी कर सकता है, तो यह राष्ट्रपति। ठीक है। राष्ट्रपति। 25 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा, तो यह न्यायमूर्ति वी रामास्वामी। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की प्रति माह कितना वेतन है, तो 1 लाख रुपया। 27 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की प्रति माह कितना वेतन है, तो यह हो जाता है 90,000। यह बढ़ गया होगा। ठीक है। पुराना अथी है। 28 नंबर है कि जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हो तब उनके काम कौन करेगा, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। 49 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है, तो यह जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने किया है। 30 नंबर है कि सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत करते हैं, तो किसी भी न्यायालय में नहीं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किससे प्राप्त है, तो संसद को। 32 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो हिंदी अंग्रेजी। ठीक है। 8वीं ठीक है अंग्रेजी। और 33 नंबर है कि 8वीं भाषा में कोई भी भाषा हो सकता है।
गलत कर ले। 33 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस संस्था का निरीक्षण करता है, तो अधीनस्थ न्यायालय की। 34 नंबर है कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है तो एकीकृत। 36 नंबर है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन के विवाद मामले को किसके प्रस्तुत किया जाता है, तो भारत के उच्चतम न्यायालय। 37 नंबर है कि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति में संबंधित चुनाव विवादों का सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका मौलिक अधिकार है। 38 नंबर है कि राष्ट्रपति कानूनों को मामले में किससे परामर्श ले सकता है, तो सर्वोच्च न्यायालय से। 29 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय को परामर्शदायी बनाया गया है, तो अनुच्छेद 143 है। 40 नंबर है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे है, तो उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग किया गया है, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 42 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है, तो 42 के हो जाता है कानून की संवैधानिक व्यवस्था का पुनरीक्षण। नेक्स्ट है कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून का अवैध घोषित कर सकता है। 44 नंबर है कि न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है, तो यदि कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। 45 नंबर है कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है, तो भारत और यूएसए में। 46 नंबर है कि केंद्र और राज्यों के विवाद का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, तो वह होता है प्रारंभिक। ठीक है। 47 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से दाखिल नहीं किया जा सकता है, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। 48 नंबर है कि जनहित याचिका दायर की जा सकती है, तो उपयुक्त दोनों उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में। 49 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय को किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है, तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को। 50 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय को कौन प्रलेख जारी नहीं कर सकता है, तो निषेधाज्ञा। ठीक है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श किसे जारी करता है, तो यह किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। 52 नंबर है कि निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की वह रिट आदेश कौन सा है जिसे किसी पदाधिकारी को रद्द करने के लिए जाता है, तो अधिकार पेशा रिट। 53 है कि लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। 54 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो गोखलनाथ बनाम पंजाब राज। 55 नंबर है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवादों में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार से संबंधित है, तो अनुच्छेद 134A को मिलाकर कुल 133 को पढ़ना है। ठीक है। 1 मिनट। 56 नंबर प्रश्न है कि केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो इसकी मूल अधिकारता के अंतर्गत। 57 नंबर है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी जब ऐसे परामर्श के लिए कहता है। 58 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है, तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। 59 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय के संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत
प्रतिपादित किया था? तो केशवनाथ भारती। 60 नंबर है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता है? तो केशवनाथ भारती वाद। 61 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? तो हीरा लाल जेकन्या। 62 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा? तो वाई चंद्रचूड़। 63 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह। 64 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो H.M. हिदायतुल्ला। 65 नंबर है कि वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश के नियुक्ति के समय प्रस्थागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो A.N. रे। 66 नंबर प्रश्न है 66 नंबर है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन होती है? तो फातिमा बीबी। 67 नंबर है कि संविधान के व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके मामले में उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का संरक्षण। 69 नंबर है कि उच्चतम न्यायालय की परामर्श अधिकारिता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 2 और 3 दोनों सही हैं। तो परामर्शी अधिकारिता शक्ति के अधीन प्राप्त किसी निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की पूर्ण पीठ सुनवाई करती है। और तीसरा है कि परामर्शी अधिकारिता के अधीन भारत के निर्देशक पर व्यक्त किया हुआ उच्चतम न्यायालय का मत सरकार की बाध्यकारी नहीं होता। 70 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 129। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति पर कौन रहता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। परामर्शी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है जो उसे भेजा जाता है तो राष्ट्रपति के द्वारा। 73 नंबर है कि जब भारतीय न्यायिक प्राधिकरण में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो P.N. भगवती। ठीक है, P.N. भगवती। 74 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो यह 10 वर्ष के। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव पारित होने पर। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो भारतीय के संसद। भारत के उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक अपीलीय और परामर्शी क्षेत्राधिकार है। भारत में किस संवैधानिक पद पर कोई महिला नहीं रहती है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 78 के हो जाता है ए। ठीक है। 79 नंबर है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होती है? तो संचित निधि से। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार में आते हैं? तो यह पहला है और भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद ये होता है। और 4 नंबर है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच के विवाद। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है 24 नंबर कि उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्च न्यायालय। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यह हो जाता है 24। ठीक है। देश में 24 उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल सेवाकृत संख्या कितनी है?
तो 1017। ठीक है, 1017। नेक्स्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है, तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। 5 नंबर है कि भारत के 24 उच्च न्यायालयों में किसकी स्थापना सबसे बाद में हुई है, तो त्रिपुरा उच्च न्यायालय में। 26 नंबर है कि बम्बई उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय तथा मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना एक साथ हुई थी, तो इन उच्च न्यायालयों की स्थापना किस वर्ष की गई, तो 1862 में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक अस्थायी एवं अस्थायी खंडपीठ है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। भारत के किस संघ शासित क्षेत्र का अपना उच्चतम न्यायालय है, तो लक्षद्वीप का। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, तो यह है नागालैंड का नहीं है, बाकी सबका है। 10 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय। 11 नंबर प्रश्न है, 11 नंबर कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी, तो यह हुआ था 1916। 12 नंबर है कि भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि कुल संघ शासित क्षेत्रों में मात्र एक से अधिक अपना न्यायालय है, यह संघ शासित क्षेत्र है दिल्ली। नेक्स्ट है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है, तो यह हो जाता है महाराष्ट्र एवं गोवा। 15 नंबर है कि भारत में उच्च न्यायालय सर्वप्रथम आरंभ हुआ तब बम्बई, मद्रास, कोलकाता में। 16 नंबर है कि किसके अंतर्गत कलकत्ता, मद्रास, बम्बई के उच्च न्यायालय के स्थापित किए गए, तो भारत उच्च न्यायालय अधिनियम 1861। 17 नंबर है कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, तो बम्बई उच्च न्यायालय। 18 नंबर है कि दादर एवं नागर हवेली किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, तो बम्बई उच्च न्यायालय। 19 नंबर प्रश्न है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आते हैं, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय। 20 नंबर है कि लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आता है, तो केरल उच्च न्यायालय। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो बिलासपुर। 22 नंबर है कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो नैनीताल। झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई, तो रांची। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो जबलपुर। केरल का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो एर्नाकुलम। उड़ीसा राज्य का उच्चतम न्यायालय कहाँ अवस्थित है, तो कटक। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ है, तो यह राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में है। उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ है, तो यह हो जाता है कटक में। गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ है, तो अहमदाबाद। और केरल उच्च न्यायालय है कि एर्नाकुलम। ठीक है। 28 नंबर है कि दो या अधिक राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, तो संसद द्वारा कानून बनाकर। 39 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार को हटाने या बढ़ाने का अधिकार किससे है, तो संसद को। 30 नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है, तो उपर्युक्त सभी। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्यों के राज्यपाल। 32 नंबर है कि उच्च न्यायालय के बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है, तो 2 वर्ष के लिए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए, तो यह हो जाता है 33 के उपयुक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो या उसकी आयु 62 वर्ष से कम हो, उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो,
और वह किसी उच्च न्यायालय का या दो से अधिक न्यायालय में लगातार अधिवक्ता रहा हो। 34 नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होती है। 35 नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके समकक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, तो राज्यपाल। 36 नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आचरण पर बहस कहाँ की जाती है, तो इनमें से कहीं नहीं। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है, तो भारत के राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कौन हटा सकता है, तो विशेष बहुमत से पारित संसद के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से केवल किन प्रमाणित आधारों पर हटाया जाता है, तो उपयुक्त दोनों कदाचार और असमर्थता। 41 नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्त की अधिकतम उम्र कितनी होती है, तो यह होता है 62 वर्ष। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह वेतन कितना मिलता है, तो 90,000 80,000। ठीक है, बढ़ गया होगा। ठीक है। 43 नंबर है कि किसी राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते निम्नलिखित में से कौन सी निधि पर आधारित होता है, संबंधित राज्य के संचित निधि पर। 44 नंबर है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अन्य न्यायाधीश कितनी आयु तक पद पर बने रहते हैं, तो 62 वर्ष। 45 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उपत्र किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद की नियुक्ति होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो अन्ना चंडी। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम महिला कौन थी, तो लीला सेठ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अंतरिम कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान संबंधित है, तो कोई सीमा नहीं है। मौलिक अधिकार को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने का मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार का आदेश जारी कर सकता है, तो उपयुक्त सभी। अधिकार परीक्षा, परामर्श एवं प्रतिषेध, बंदी प्रतिकरण एवं उत्प्रेषण लेखक। 50 नंबर है कि बंदी प्रतिकरण याचिका हबियस कॉर्पस याचिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो उपयुक्त सभी। उत्प्रेषण, परामर्श और अधिकार परीक्षा। 51 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय एवं अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध उत्प्रेषण रिट तब जारी कर सकता है, उपयुक्त सभी, जब निर्णय या आदेश में कोई विधि संबंधी त्रुटि हो, जब निर्णय एवं आदेश की पारित करने में नरसैंगिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन हो, जब निर्णय एवं आदेश की पारित करने के अधिकार के अधिक में कार्य किया गया हो। 52 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय की परामर्श जारी करने की शक्ति के अंतर्गत आते हैं, तो उपयुक्त सभी। संवैधानिक अधिकार, मौलिक अधिकार और संविधिक अधिकार। 53 नंबर है कि उच्च न्यायालय को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो अधीनस्थ न्यायालय के। भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह हो जाता है 54 के हो जाता है केवल 4। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 वर्ष के उम्र तक पद धारित करते हैं। निम्न उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है, तो गुवाहाटी। निम्न में से कौन सा कथन उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज के विषय में सही है, तो वह सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है। 56 नंबर प्रश्न है 57 है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है, तो केरल उच्च न्यायालय ने। ठीक है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय भोपाल ये नहीं है, बाकी सब है। कर्नाटक उच्च न्यायालय बेंगलुरु, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर और केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम। 59 नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन में कब कमी की जा सकती है, तो वित्तीय
वित्तीय आपातकाल में। नेक्स्ट है कि बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कौन से राज्य संघ शासित प्रदेश क्षेत्र आते हैं? तो यह हो जाता है चारों, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन एंड, यहाँ पर दमन एंड दीव दिए हुए हैं। एक मिनट, ठीक है। अब 61 नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो राज्य के राज्यपाल को। भारत के चलित न्यायालय इनका मानसूचपुंज है तो न्यायमूर्ति भगवती। 63 नंबर है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो न्यायाधीश एच आर खन्ना। 64 नंबर है कि भारत के किस उच्च न्यायालय में अधिकारिता में एक से अधिक राज्य हैं? तो 4 संघ राज्य क्षेत्र शामिल है। ठीक है। 65 नंबर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, केवल एक सही है। तो भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए रीति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की रीति के समान है। 66 नंबर है कि नीचे कथन ए और कथन आर है कि भारत में प्रत्येक राज्य में राज्य के क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय विद्यमान है। और कथन आर है कि भारत के विद्यमान या प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय हो। तो यह हो जाता है, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, आर सही है। 67 नंबर प्रश्न है, 67 नंबर के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ना ही एक और ना ही दोनों गलत है। ठीक है। 68 नंबर है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्देश प्रतिवर्ती की जा सकती है तो उपर्युक्त किसी के द्वारा नहीं। 69 नंबर है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष के। 70 नंबर है कि भारत में उच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के पद पर आसीन सर्वप्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। 9 सर्जित उच्च न्यायालय है तो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। 72 नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और सर्वोच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता अधीन आता है? तो मूल अधिकारों का आरक्षण। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है 25 नंबर। 25 नंबर है, 75 नंबर 25 है राज्यपाल। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि राज्य के कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है? तो यह राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यपाल। 3 नंबर है कि भारतीय राज्यों में कार्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो गवर्नर, राज्यपाल को। ठीक है। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को। 7 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के अधिवासी प्रधान कौन है? तो राज्यपाल। 8 नंबर है कि राष्ट्रपति किसके सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो प्रधानमंत्री। 9 नंबर है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है तो 5 वर्ष। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राष्ट्रपति को। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्ति करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। और राज्यपाल पद पर बना रहता है तो राष्ट्रपति के परामर्श पर। राज्यपाल पद पर बना रहता है तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 15 नंबर है कि राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो 1,10,000 रुपया। 16 नंबर है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से देता है? तो राज्य के संचित निधि से।
और राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन होता है? तो राष्ट्रपति। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यदि संबंधित राज्य के विधायक उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। 20 नंबर है कि राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है? तो राष्ट्रपति। 21 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों के विधायिका में सम्मिलित होता है? तो केवल 4। राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व हो। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो राज्यपाल। 23 नंबर है कि राज्यपाल पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? तो 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 25 नंबर है कि संविधान के अनुसार राज्यपाल पर नियुक्ति होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? तो उपयुक्त सभी। वह भारत सरकार का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो और वह कोई अन्य लाभ के पद पर न हो। 26 नंबर प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है? तो एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो सैन्य एवं राजनीतिक शक्ति नहीं है, बाकी सब है विधायिक शक्ति, कार्यपालिका शक्ति और न्यायिक शक्ति। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। क्या राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो हाँ। 30 नंबर है कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो 1। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल या द्विसदनीय है में निम्न में से क्षेत्रों से संबंधित व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है? तो उपयुक्त सभी। कला और साहित्य से, विज्ञान से और सामाजिक सेवा एवं सहकारिता आंदोलन से। नेक्स्ट है 32 नंबर की राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो निश्चित संख्या नहीं है। नेक्स्ट है कि किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस में से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो असम। 34 नंबर है कि वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया गया? तो भगवान सहाय। 35 नंबर है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह किसका कथन है? तो सरोजिनी नायडू। भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने का संवैधानिक प्रावधान है? तो जम्मू कश्मीर। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? तो 1/6। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है? तो विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण। भारत के किस राज्य के राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी? तो सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य के विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्यपाल के लिए एक मार्गनिर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? तो प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपाल की स्वास्थ्य भूमिका है? तो केंद्र एवं राज्यों के मध्य करी की। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन शक्ति प्राप्त नहीं है? तो मृत्यु की दंड कोष को विरुद्ध क्षमादान का। 45 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये गलत है, बाकी सब सही है।
समान रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यपाल की पद अवधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है और राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल को उसके पद से पदच्युत कर सकता है। 46 नंबर है कि विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा क्या निर्णय ले सकते हैं, तो उपयुक्त सभी स्वीकार कर सकते हैं अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। पूर्ण विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकते हैं और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। 47 नंबर है कि गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूरी किया जाता है, तो विधानमंडल के द्वारा। जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया, तो 1965 में। किस राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल। किस राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है, तो विधानसभा स्थगित करने का। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यकता होती है, तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। 52 नंबर प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू करेगा, तो 6 हफ्ता। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश करते हैं, तो राज्यपाल। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था, तो नेहरू युग में। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक के ही पद पर बने रह सकते हैं, तो राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं, तो 1, 3, 4। तो राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्त स्थगित, और तीसरा है कि राज्य विधानसभा का विघटन, और चौथा है कि राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने का घोषणा। 58 नंबर है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। 60 नंबर है कि किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत होती है। नेक्स्ट आते हैं कि मुख्यमंत्री। 26 नंबर है कि मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 163 के तहत। समांतर राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्यमंत्री। और राज्य मंत्री परिषद का निर्माता, संग्राहक तथा प्राणदाहक होता है, तो मुख्यमंत्री। राज्य मंत्री परिषद रूपी जहाज के निर्देश चक्र का चालक होता है, तो मुख्यमंत्री। राज्यपाल तथा मंत्री परिषद के बीच की कड़ी होती है, तो मुख्यमंत्री। किस राज्य के मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। कि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व कौन करता है, तो मुख्यमंत्री। राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो विधानसभा के। राज्य का मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन कौन सही है, इसमें केवल एक सही है, राज्य विधानसभा द्वारा चुना जाता है। 13 नंबर है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं हुई, तो उत्तर प्रदेश में। बाकी सब बिहार, राजस्थान और तमिलनाडु में हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी, तो सुचेता कृपलानी, ठीक है। इसमें गलत दिए हुए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी। किसी भारतीय राज्य में प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी तो सुचेता कृपलानी।
मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो रविशंकर शुक्ल थे। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाला व्यक्ति थे तो ज्योति बसु बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो डॉक्टर कृष्ण सिंह। और 19 नंबर है कि मिलान करना है। पहला है कि उत्तर प्रदेश के सुचेता कृपलानी और बिहार के राबड़ी देवी, मध्य प्रदेश के उमा भारती और राजस्थान के वसुंधरा राजेश सिंधिया। ठीक है। उड़ीसा की प्रथम महिला मुख्यमंत्री नंदिनी सतपथी। 21 नंबर है कि भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाला प्रथम दलित महिला थी तो सुश्री मायावती। भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं है तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है तो यह हो जाता है अनुच्छेद 167। ठीक है। यहाँ पर हो जाता है ठीक है। 27 नंबर है कि विधान परिषद, 27 चैप्टर है विधान परिषद। इसमें कई क्वेश्चन है। ठीक है। विधान परिषद देखते हैं अब हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है तो विधान परिषद। भारत में राज्य विधान पालिका का उच्च सदन कौन सा है तो विधान पालिका परिषद। तीसरा है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीयात्मक विधान मंडल है तो 7। निम्नलिखित में से किसे राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है तो उड़ीसा। निम्नलिखित में से किस राज्य के विधान परिषद का गठन किया गया है तो कर्नाटक। निम्नलिखित में से किस राज्य के द्विसदनात्मक विधानमंडल है तो यह हो जाता है महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन का विधान परिषद नहीं है तो यह हो जाता है पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित राज्य में कहाँ विधान परिषद है तो यह हो जाता है केवल 4, यह हो जाता है केवल बिहार। ठीक है। 19 नंबर है कि सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/3 होनी चाहिए। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए तो 40। किस राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है तो उत्तर प्रदेश। और किस राज्य में विधान परिषद के सदस्य की संख्या सबसे कम है तो जम्मू कश्मीर में विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 36 है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है तो 75। ठीक है। सुमेलित कीजिए। ठीक है। राज्य विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद की संख्या तो जम्मू कश्मीर में हो, ठीक है, जम्मू कश्मीर में हो जाता है, जम्मू कश्मीर में 36 और बिहार में हो जाता है 75, कर्नाटक में हो जाता है 75 और महाराष्ट्र में हो जाता है 78 और उत्तर प्रदेश में हो जाता है 99। 16 नंबर है कि भारत के तीन नवगठित राज्यों में से किस में विधान परिषद अस्तित्व में है तो उपर्युक्त में से किसी में नहीं। 17 नंबर है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है तो अनुच्छेद 169। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है तथा यद्यपि संविधान अधिनियम अनुच्छेद 156 में उसके लिए उपलब्ध है तो मध्य प्रदेश। किसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं तो विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है तो तमिलनाडु। 1957 में विधान परिषद का सृजन और 1985 में उच्च सदन किया गया था तो आंध्र प्रदेश। 22 नंबर है कि क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्पादन की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है तो नहीं। क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्पादन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है तो नहीं।
24 नंबर है कि किसी राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा उत्साधन हेतु उस राज्य की विधानसभा एक संकल्प पारित करती है जिसके अनुसरण में संसद अधिनियम बनती है। विधानसभा का वह संकल्प किस प्रकार पारित करती है? तो कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थिति एवं मतदान करने वाला सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा। 25 नंबर है कि विधान परिषद के सदस्यों के कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी वायु सीमा होनी चाहिए? तो 30। विधान परिषद के कितने सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते हैं? तो 1/3 सदस्य। विधान परिषद की गणपूर्ति कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है? तो 1/3। विधान परिषद की बैठक का अंतिम तिथि तथा दूसरी बैठक की प्रथम तिथि के बीच कितनी समय से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए? तो 6 माह। विधान परिषद की एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना चाहिए? तो 2। किस राज्य में विधान परिषद के संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। 32 नंबर है कि किस राज्य में विधान परिषद का सर्जन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो राज्य विधानसभा के तत्संबंधित संकल्प को पारित करने का संसद द्वारा। 33 नंबर है कि राज्य विधान परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन किसके द्वारा किया जाता है? तो परिसीमन आयोग द्वारा। राज्य के विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो 1/3। 35 नंबर है कि भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है? तो 1/3। विधान परिषद में कितने सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 1/6। राज्यपाल के अधिक से अधिक कितने संख्याओं को विधान परिषद में मनोनीत कर सकता है? तो कोई निश्चित संख्या नहीं है। 38 नंबर है कि विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना राज्य के विश्वविद्यालय के स्नातकों के द्वारा चुना जाता है? तो 1/12। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग माध्यमिक स्कूलों के कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षकों के द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो 1/12। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? तो यह हो जाता है 10। यदि किसी राज्य विधान परिषद का सभापति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? तो उप सभापति को। 42 नंबर है कि विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक 4 माह तक रोक सकती है। यदि 14 दिन के अंदर विधान परिषद विधेयक को नहीं लौटाया जाता है तब वह दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। किसी साधारण विधेयक को विधान परिषद अधिक से अधिक कितने दिन तक रोक रख सकती है? तो 4 माह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मंत्री सही नहीं है, ठीक है। जो सही है बता देते हैं। कानून बनाने में विधान परिषद भाग लेते हैं और विधान परिषद मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकती है और धन विधेयक के मामले में विधान परिषद के अधिकार नहीं के बराबर है, ठीक है। 46 नंबर है कि बिहार विधानमंडल किससे मिलकर बना है? तो विधानसभा और विधान परिषद एवं राज्यपाल। बिहार विधानमंडल में सदस्य होते हैं तब प्रत्यक्ष निर्वाचन और अप्रत्यक्ष निर्वाचित तथा मनोनीत। 48 नंबर है कि विधान परिषद के कार्यों से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो प्रशासनिक विषयों पर परिषद को कुल शक्ति प्राप्त हो, ये गलत है। बाकी सब सही है जो बोल देते हैं कि परिषद के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि परिषद में किसी प्रस्ताव पर सरकार मतदान में हार जाती है तो उसे त्याग पत्र नहीं देना पड़ता है और परिषद सदन में सरकार की आलोचना मात्र कर सकती है। 49 नंबर है कि विधान परिषद का सभापति विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा बीच चुना जाता है। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है तो तमिलनाडु में नहीं है, बाकी सब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक सब में है।
संविधान के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित में से किसको समाप्त किया जा सकता है? तो विधान परिषद के द्वारा निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? तो महाराष्ट्र। ये हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।